हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन सीरीज़ में। तो हम आज इस वीडियो में वायुमंडल की संगठन और उसकी संरचना को पढ़ेंगे। वायुमंडल है क्या और उसकी कितने परतें हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वायुमंडल है क्या। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। मतलब चारों ओर गैस का एक मोटा आवरण पाया जाता है, जिसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। इस मोटे आवरण में जलवाष्प, धूलकण और गैस और भी कई चीज़ें होती हैं। इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं। अगर यह मोटी चादर ना हो, अगर पृथ्वी के चारों ओर यह घनी चादर ना हो या मोटी चादर ना हो, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल सकते हैं और रात के समय ठंड से हम जम सकते हैं। तो इसी कारण से वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी पृथ्वी के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यह वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी यह हमारी रक्षा करता है। जो सूर्य के हानिकारक यूवी रेज हैं, यूवी रेस, उससे भी ये हमारी रक्षा करता है। अब देख लेते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। जो वायुमंडल जो बनी है वो गैसों से बनी है और जल वाष्प से बनी है और धूलकण से बनी हुई है। तो गैस में कौन कौन सी गैस से बनी है? ये तो हो गया नाइट्रोजन से बनी है और ऑक्सीजन से बनी है, हाइड्रोजन से बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, हीलियम से बनी है और भी आर्गन से बनी है और भी कई गैसें हैं जिससे ये वायुमंडल बना हुआ है, समाहित है। और किससे बनी हुई है? जल वाष्प। यह जल वाष्प कितना होता है? अधिकतम वायुमंडल में 4% होता है। ये जो जल वाष्प होता है ये वायुमंडल में अधिकतम 4% होता है और हम इसे धरातल का ब्लैंकेट भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? धरातल का ब्लैंकेट भी कहते हैं। और इसमें धूल के कण भी मौजूद होते हैं। ये धूल के कण केवल और केवल क्षोभ मंडल में ही अधिकतम पाया जाता है। यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है, यानी कि ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है ना, यानी कि ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। और ये कण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को प्रकर्णित कर देता है। ये जो कण है वो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को प्रकर्णित कर देता है। इसी कारण से ही जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देख लेते हैं वो गैसें कौन कौन सी हैं। तो जो गैसें हैं, सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पे 78% है, जो कि सर्वाधिक है। सभी गैसों में सर्वाधिक है नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन। जो हम लेते हैं सांस, वही ऑक्सीजन ये है, वो 21% है और नाइट्रोजन 78%। फिर आते हैं आर्गन। आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और जो भी अन्य सभी गैसें हैं वो है 0.04%। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन मनुष्य अपने फेफड़ों में तो लेता है और उसे छोड़ भी देता है। ये मनुष्य के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम पादपों की बात करें या पौधों की बात करें तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब छोटे रहे होंगे, तो जो दलहनी पौधों की जड़ें हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में एक गांठ पाया जाता है, जिसमें दलहनी पौधों की जड़ों में गांठ पाया जाता है, जिसमें एक जीवाणु पाया जाता है। इस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, है ना। यह वायुमंडल यह नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है।
और इस प्रकार से ये अपनी पूर्ति करता है पादप, है ना। तो चलिए जानते हैं डिटेल से इसके बारे में। नाइट्रोजन मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से, जीवाणु यानी कि जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, यानी कि नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण गैस है, जो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वायु से हमें प्राप्त होता है, ऑक्सीजन वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, यह हमें प्राणदायिनी होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हरे पौधे जब भोजन बनाते हैं तो वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि इनके लिए भोजन होता है, और ये फिर से H2O बनाते हैं, है ना। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अब चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ओर। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके और प्रकाश का प्रयोग करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में ऑक्सीजन को नहीं दिखाया है ना। तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये कैसी गैस हैं? ग्रीन हाउस गैस। जैसे कि बात करें ग्रीन हाउस गैस कैसे हैं, जैसे कि बात करें दिन के समय सूर्य पृथ्वी को गर्म कर देता है। दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ती है तो ये गर्म कर देता है ना। जो गर्म कर देता है तो रात के समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है और इस ऊष्मा को CO2 बाहर जाने नहीं देता। इस ऊष्मा को CO2 वायुमंडल के बाहर जाने नहीं देता, जिसके कारण ही रात के समय भी पृथ्वी गर्म रहता है। अगर मान लो कि अगर CO2 नहीं रहता, अगर ये CO2 नहीं रहता वायुमंडल में, तो ये ऊष्मा उत्सर्जित होकर वायुमंडल के बाहर चली जाती और रात के समय पृथ्वी ठंडा पड़ जाती, पूरे बर्फ की तरह जम जाती, जिससे के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। इस कारण से ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। अगर वायुमंडल में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, उसके कारण CO2 का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है ना। उत्सर्जन होने के कारण इसका स्तर बढ़ते जा रहा है। स्तर बढ़ने के कारण जो ध्रुवों में जो बर्फ़ जमी हुई है, ध्रुव में जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलते जा रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब चीज़ हो रही है। यही चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर वायुमंडल की परतें। यहाँ पर 5 परतें हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। ये इसको हम थर्मोस्फियर भी बोलते हैं, थर्मोस्फियर या
और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। जो क्षोभ मंडल होता है इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 12 किलोमीटर तक होता है। और समताप मंडल की बात करें यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी ऊंचाई होता है 12 से 50 किलोमीटर। और इस मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। इस मंडल में ही क्या क्या पाई जाती है, आपकी ओजोन परत पाई जाती है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 12 से 35 किलोमीटर। यह ओजोन सूर्य की हानिकारक किरणों से यूवी रेस से हमारी रक्षा करता है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, जो कि ऑक्सीजन के दो परमाणु और एक परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर बनता है O3। तो आपको इतना याद रखना है। अगर हम मध्य मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। आयन मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 80 से 600 किलोमीटर। और बहिर्मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 10,000 किलोमीटर से अनंत तक। और यहाँ पे थर्मोस्फीयर भी है, तो इसकी ऊंचाई है 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। फिर इसके ऊपर आ जाएगा बहिर्मंडल की ऊंचाई है 10,000 किलोमीटर से अनंत तक। तो जान लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 12 किलोमीटर, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 12 किलोमीटर। इसमें अनेक मौसमी घटनाएं घटित होती रहती है, इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ 95% गैसें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल में 95% गैसें पाए जाते हैं। यहाँ जल वाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं। यहाँ आंधी, तूफान और वर्षा होता है ना। अनेक मौसमी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इसी कारण से इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और इसके ऊपर है समताप मंडल। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई है 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के जो बीच का भाग है उसे बोलते हैं समताप मंडल। वायुयान इस मंडल में दुर्घटना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, अतः यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियां मानी जाती हैं, है ना। इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियां होती हैं। इसी मंडल में ही ओजोन गैस होती है। ओजोन को गैस कितने से कितने किलोमीटर होती है? 12 से 35 किलोमीटर। तो यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा करता है। अगर ये ओजोन गैस ना हो तो ये फिर यूवी रेस से हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। वर्तमान में अभी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य भी कई गैसें हैं जो कि ओजोन का क्षरण कर रही है, जो कि ओजोन परत का क्षरण कर रही है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद आते हैं मध्य मंडल। अगर मध्य मंडल की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 50 से 80 किलोमीटर। यह ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अगर हम तापमान की बात करें तो इसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक यह पहुंच जाता है। -80 डिग्री सेल्सियस तक यह इसका तापमान होता है। तो ये सबसे निम्न तापमान है ना। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और अंतरिक्ष में से इसमें प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण मंडल है वो है ताप मंडल, और इसी के अंतर्गत ही आता है ओजोन परत, इसी के अंतर्गत ही आता है आपका आयन मंडल। इसी के अंतर्गत आता है आपका आयन मंडल। तो अगर हम तापमंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपका 80 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। यह नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। इस मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, जबकि इसके उलट, इसके विपरीत मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ
तापमान घटता जाता है, जबकि तापमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, यह जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं, अगर बात करें आयनमंडल की, तो इसकी ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर। इसमें जो गैसें होती है वो आयन के रूप में होती है, इसमें जो गैसें होती है वो आयन के रूप में होती है, इसी कारण से इसे आयन मंडल कहते हैं। और इस मंडल से ही रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौटती हैं। इस मंडल से ही रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौटते हैं। यानी कि हम जो भी रेडियो, टेलीविज़न, जो भी मोबाइल में बात करते हैं, वो इसी मंडल के कारण से ही हम ये सब चीज़ कर पाते हैं, क्योंकि इसी मंडल से ही रेडियो तरंगें परिवर्तित हो जाती है और यह वापस पुनः पृथ्वी को लौटती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित इस मंडल में 3 लेयर है। एक तो है डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। तो 3 लेयर है। इस लेयर का काम क्या है तो देखते हैं। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स तथा E1 और E2 तथा F1 व F2 से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन और रडार की सुविधा प्राप्त होती है। और संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं वो इसी मंडल में ही स्थित होती है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और सबसे जो आखिरी मंडल है वो है बहिर्मंडल। जो वायुमंडल के सबसे आखिरी मंडल है वो है बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई है 10,000 किलोमीटर से पूरी अनंत तक, इन्फिनाइट, है ना। वो यहाँ वायु की बहुत ही पतली परत पाई जाती है और यहाँ हल्की गैसें, हीलियम और हाइड्रोजन भी यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वायुमंडल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने बचपन में वायुमंडल पढ़ा था, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे से बन नहीं पाता। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम उलझ जाते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।